इलेक्शंस का सीजन चल रहा है और इलेक्शंस के सीजन में वोटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि कहीं प्रीलिम्स में कोई इलेक्शन से रिलेटेड टर्म ना आ जाए जो हमें पता ना हो। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में ना है तो व्हाट वी हैव थॉट कि हम कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस, आई मीन नॉट इंट्रोड्यूस बट कुछ टर्म्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो शायद एग्जाम में आपको अगर आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। 2024 प्रीलिम्स को क्रैक करने की सारी गेम चल रही है। एवरीवन इज वर्किंग वेरी हार्ड और आप भी अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ड वर्क तो मियर सफिशिएंट नहीं है, यू हैव टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। और राइट डायरेक्शन में प्रीलिम्स के लिए इलेक्शन से रिलेटेड टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू इलेक्शन जो आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे। तो गाइस बिफोर मूविंग फर्दर आप इन नंबर्स पे कॉल करके यू कैन नो मोर अबाउट द बैचेस जो अभी शुरू होने वाले हैं और कुछ बैचेस शुरू हो भी गए। सो डोंट डिले। फ्री डेमो क्लास आप बुक कर सकते हैं, आपका स्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर दिया जाएगा इफ यू कॉलिंग ऑन दीस नंबर्स। चलो बढ़ते हैं आगे। तो पहली टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके रिगार्डिंग मैंने फुल फ्लेजेड वीडियो एक अभी रिसेंट भी अपलोड की है, इससे पहले भी मैंने कुछ देर पहले अपलोड की थी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में वो सारा जिक्र किया गया। तो यहां भी हम वही बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो कहां के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको अगर पंचायत भी साथ में आ जाए तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, पंचायत के रिगार्डिंग नहीं है। इट इज ओनली फॉर द हाउस ऑफ आई मीन election for the houses of the parliament and the state legislative assemblies. Next it was passed under article 327. अब article 327 क्या कह रहा है? It states that parliament may from time to time by law make provisions concerning all matters related to elections. So parliament is empowered कि वो elections के regarding time to time क्या कर सकती है, provisions बना सकती है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग इलेक्टोरल मैटर्स। ये डिटेल में मैंने दूसरी वीडियो में भी कवर किया, यहां पर सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूं आपको कि कौन कौन से मैटर्स हैं। सो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों की क्वालिफिकेशन दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन। नोटिफाई करना जनरल इलेक्शंस को होम मिनिस्ट्री नोटिफाई कर रही है, सो इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया, इस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया, द नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास, आई मीन हाँ दैट्स राइट, डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज कौन कर रहा है? अगेन इलेक्शन कमीशन इज डूइंग दैट अंडर आरपी एक्ट। आरपी एक्ट उसको क्या कर रहा है? एम्पावर कर रहा है। Then conducting elections, free supply of certain materials to candidates of the recognized political parties. Then disputes regarding the elections. तो इसके रिगार्डिंग एक टर्मिनोलॉजी और है which is इलेक्शन पिटीशन। ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये कोर्ट्स एंटरटेन करते हैं। ओके, तो करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस सारे आरपी में डील हो रहे हैं। पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कनेक्शन विद द इंक्वायरीज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, बाय इलेक्शंस करवाने, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग वैकेंसीज, फॉर फिलिंग वैकेंसीज, ये सब आपका आरपीए एक्ट ही डील कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का याद रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, तो कोई स्टैट्यूटरी बेस नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। ये इट्स अ कंडक्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि हम ऐसा कंडक्ट रखेंगे अपना जब इलेक्शन नजदीक होंगे या फिर जब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। क्यों? ताकि वोटर्स को हम मैनिपुलेट ना कर पाए। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम कोई ऐसे वादे ना कर दे, कोई ऐसी स्कीम्स ना ले जिससे वोटर जो है वो स्विंग होके एक पार्टी की तरफ चला जाए। इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या किया गया? एग्जिस्टेंस में लाया गया। जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है टिल द रिजल्ट्स, तो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये चलता जाता है। सो इट्स अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट, सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, कोई लॉ नहीं बोल रहा है। So it's a consensus document. The political parties have themselves agreed to keep their conduct during the elections in check and to work within the code. It helps the election commission क्या? In keeping with the mandate it has been given under Article 324 of the Constitution, which gives it the power to supervise and conduct the free and fair elections of the parliament state legislature. So very common, कुछ ज़्यादा learn करने वाली बात नहीं है। तो ये ऑपरेशनल कब होता है? फ्रॉम द डेट ऑन विच द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस एंड अंटिल द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। एक ये है कि इट इज अ कंसेंशुअल डॉक्यूमेंट। ओके, द गवर्नमेंट कैन नॉट अनाउंस एनी फाइनेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं कर सकती, प्रॉमिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड अदर फैसिलिटीज। आपने अक्सर देखा होगा ना कि इलेक्शन से पहले हमेशा सड़कें जो नई भी टूटी होती है उनको भी तोड़ के बनाना शुरू कर दिया जाता है। तो इट इज ओनली बिकॉज कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए फिर तो हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, बेटर हम उससे पहले पहले कर ले ताकि लोग क्या है, लोगों के दिमाग में
ऐसा फंस जाए कि हाँ ये सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है। क्या फिर शायद इसीलिए जो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस की गई थी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? तो क्या अगर राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है? क्या गवर्नमेंट ने इनॉग्रेशन की? अगर हाँ तो क्या ये सेकुलरिज्म का ब्रीच नहीं है? और अगर ना तो क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? ओके, तो ये चीजें आपके लिए। देन एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं। केरला वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शंस। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, साइलेंस पीरियड। अब गाइस ये साइलेंस पीरियड क्या होता है? ये हमारी थर्ड टर्म है, साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड इज ऑब्जर्व व्हिच इज द पीरियड of 48 hours until the conclusion of the polling. So as per section 126 of the Representation of the People's Act. So क्या होता है? Election silence is observed for a period of 48 hours. कब तक? Until the conclusion of the polling. So silencing period is basically a ban imposed by the Election Commission of India. कब ban लगता है और क्यों लगता है? Which prevents political parties from engaging in election campaigning prior to the voting. So ये announcement of election तक नहीं है. This is only voting. Voting से 48 घंटे पहले जो मॉडल ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो इलेक्शन डेट अनाउंस होगी अंटिल जब तक रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हो जाते तब तक। साइलेंसिंग पीरियड है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती उससे 48 घंटे पहले। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ये भी सेक्शन 126 ऑफ द आरपी एक्ट के अंदर इसको डील किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई टर्म है तो उसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है या नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर रिटर्निंग ऑफिसर, अगेन इंपॉर्टेंट। तो रिटर्निंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल किस लिए? फॉर ओवरसीइंग द इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन खुद तो नहीं हर जगह करवाएगा, तो उसको क्या करने पड़ेंगे? ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनमें से एक ऑफिसर है रिटर्निंग ऑफिसर। सो इलेक्शन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और समटाइम्स इन टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज डायरेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन कर रहा है जी? इलेक्शन कमीशन ही अपॉइंट कर रहा है। एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज एज द केस में भी। तो इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट इलेक्शन कमीशन ही करता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स और द यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब इनका जो रोल है रिटर्निंग ऑफिसर का, ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन किया गया है, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। द इलेक्शन कमीशन कैन डेजिग्नेट और नॉमिनेट द सेम पर्सन टू बी द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा भी इलेक्शन कमीशन उसको मेंशन कर सकता है। इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं? एक्सेप्ट करना, स्क्रूटनाइज करना नॉमिनेशन पेपर्स को, पब्लिश करना एफिडेविट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, प्रिपेयर करना लिस्ट ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, प्रिपेयरिंग द ईवीएम्स एंड देन वीवीपैट्स, ट्रेनिंग पोलिंग पर्सोनल, डेजिग्नेटिंग काउंटिंग सेंटर्स एंड काउंटिंग द वोट्स एंड द डिक्लेयरिंग द रिजल्ट्स। ये सब रिटर्निंग ऑफिसर का ही काम होता है। अगर कोई बैलेट पेपर कोई खराब भी हो जाता है या कोई वोट खराब हो जाती है तब भी इसकी ड्यूटी बनती है फटाफट इलेक्शन कमीशन को क्या किया जाए? इन्फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर डिस्क्वालिफिकेशन। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर members क्या होती है जी? A person shall be disqualified for being chosen and for being as a member of either house of the parliament. कब डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसको? If he holds any office of profit, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड किया, लेकिन इसमें मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, पहले ही बता रहा हूं आपको। तो if he holds any office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है या वो नहीं है, लेकिन इसमें फिर बोल रहा हूँ मिनिस्टर्स नहीं आ रहे। सो वो कब डिस्क्वालीफाई होगा? अगर वो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट के अंडर भी, other than the office declared by the parliament by law not to disqualify its holder, जैसे कि मिनिस्टर्स को किया गया। If he is of unsound mind, okay fine, पागल है तब कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाई। अगर वो undischarged insolvent है, okay, then if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state, इंडिया का सिटीजन नहीं है, फॉरेन सिटीजन है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई लॉ के अंडर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा तब भी करते जाएगा। तो सारी ऑब्वियस चीजें हैं। So for the purpose of this clause, a person shall not be deemed to be holding the office of profit under the government of India or government of any state by reason कि वो क्या है? मिनिस्टर है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात की, which is important। हाँ, लेकिन अगर 10th शेड्यूल के रिगार्डिंग मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो ब्रीच कर रहा है वो प्रोविजंस को, तब क्या हो जाता है? तब उसको क्या किया जाता है? डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। आई होप आपको समझ आ रही है। अपने एंड पर भी इन पे मेहनत कीजिए और भी इलेक्शन टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है और इलेक्शन का प्रॉपर तरीके माहौल है। थैंक यू वेरी मच।